हेलो 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 बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोग कैसे हैं ये आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। और मैं काफी दिन बाद वीडियो लेके आ रहा हूं आप लोग के लिए, 2 से 3 दिन बाद वीडियो लेके आ रहा हूं, तो उसके लिए सॉरी। सबसे पहले मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था और वहां पे ऐसा कोई मतलब कि बंदोबस्त नहीं था कि मैं आपको वहां पे पढ़ा सकूं। 1-2 शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने, लेकिन वहां पे लॉन्ग वीडियो लेने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। और मेरे पास ये जितने भी मेरे सिस्टम्स है ना, ये वहां पे नहीं थे प्रेजेंट। ओके, तो इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं ले पाया। और आज से मैं आप लोगों के लिए अल्टरनेट वीडियो बनाऊंगा और वीडियो लेके आऊंगा। बहुत ही दमदार वीडियो होगी आपके लिए, और आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट, समझिए कि बोलते ना मोस्ट, क्या बोलेंगे उसे, मोस्ट पावरफुल वीडियो होगी, याद रखिएगा। और 1 शॉट में ये वीडियो ली जाएगी, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग को इस चैप्टर में से कोई भी अगर डाउट होगा तो आप उस डाउट को कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा, मैं उस डाउट को सॉल्व जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम लोग कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को पीछे का जो स्क्रीन है वो देख के आपको मालूम चल गया होगा कि हम लोग साइंस का क्लास 9th साइंस का बायोलॉजी चैप्टर है, उसका 2nd चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का, और उस चैप्टर का नाम है टिश्यू। और ये चैप्टर में पढ़ाने का केवल रीजन यही है कि इससे पहले मैंने पढ़ाया था सेल, और ये भी बताया था आपको कि ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये आप लोगों के चैप्टर लेके आया हूं, और काफी अच्छा चैप्टर है। इसमें आप लोग जानेंगे टिश्यू क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में अलग पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यू के बारे में अलग पढ़ेंगे। अब ये क्लास चाहे 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, हम लोग नॉन स्टॉप पढ़ेंगे। ओके, और लास्ट में याद रखिएगा जब आपका एग्जाम आने वाला रहेगा ना, तो मैं पूरा साइंस एक वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टिश्यू। देखिए, सबसे पहले यहां पे पूछा गया है टिश्यू। ठीक है, आखिर में ये टिश्यू होता क्या है। आप सभी को मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। बट इस डेफिनेशन से आपका काम नहीं चलने वाला है, हम लोग को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी। मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट लाइक स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ सेल यानी कि आपस में जितने भी ग्रुप ऑफ सेल है ना, वो सब आपस में मिले, और मिलने के बाद सारे जो सेल हैं वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करें, वो क्या कहलाएगा, आपका टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए आप टिश्यू का मतलब क्या है। सारे सेल आपस में मिले और मिलके क्या करेंगे, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करें, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू यहां पे हम लोग को 2 टाइप के टिश्यू के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है आपका प्लांट टिश्यू। ठीक है, हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में देखेंगे, और एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू के बारे में भी हम लोग देखेंगे। हम लोग जानेंगे कि प्लांट टिश्यू भी कितने टाइप के होते हैं और एनिमल टिश्यू भी कितने टाइप के होते हैं। ये सारे नॉलेज हम लोग सब कुछ यहीं पे पढ़ेंगे हम लोग, और इसी वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। ओके, उसके बाद क्या है, दैट मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू का जो स्टडी हम लोग करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाते थे हम लोग, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओके, अब उसके बाद हम लोग को सबसे पहला है हम लोग का प्लांट टिश्यू। ठीक है, 2 टाइप के टिश्यू हम लोग को पढ़ने हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, तो आप लोग उसको देखिएगा प्लांट टिश्यू क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, प्लांट टिश्यू की बात करें तो 2 तरीके के प्लांट टिश्यू होते हैं। सबसे पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, क्या होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। ओके, तो चलिए जानते हैं हम लोग कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बोलते हैं, ग्रोथ टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ग्रोथ टिश्यू, इसका मतलब है कि ये ग्रोथ करता होगा, तभी तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। सिंपल लिविंग टिश्यू, थिन वॉल्ड, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज, इमेच्योर सेल विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल। ठीक है, सबसे पहला ये क्या, यहां पे क्या लिख रहा है,
सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं, इनकी वॉल थिन होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इमेच्योर सेल। याद रखिएगा ऐसे सेल, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है, जो सेल डिवीजन करते हैं वही आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। और ये कहां पाए जाएंगे, ये देखिए ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट के टिप पर पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे, प्लांट के टिप पर। याद रखिए या तो वो स्टेम के टिप पर पाए जाएंगे या तो वो रूट की टिप पर पाए जाएंगे, ठीक है, या तो वो स्टेम की टिप पर पाए जाएंगे या तो वो रूट के टिप पर पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक प्लांट बना हुआ है, तो प्लांट के याद रखिएगा प्लांट की टिप पर क्या बना हुआ है, एपिकल मेरिस्टेम है, ओके, उसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, आखिर में ये जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका काम क्या है, ठीक, इसके फंक्शन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इस सब को हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले थिन प्राइमरी सेल वॉल होता है, ठीक है, और कौन सा होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, ठीक है। क्या होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल, यानी कि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। याद रखिएगा इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानिए कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है। यहां पे देखिए, यहां पे ये सेल है, तो सेल के बीच में अगर ऐसा स्पेस है तो इसे हम लोग कहेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। और अगर कोई स्पेस नहीं है, जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया, तो यहां पे अगर बिना स्पेस दिया अगर सेल के अंदर बना रहा हूं बहुत सारे सेल, तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इसका मतलब इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, जनरली वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, ठीक है। इनमें क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट का जो भी ग्रोइंग रीजन है ना वहां पे ये प्रेजेंट होगा। और प्लांट का ग्रोइंग रीजन क्या है, या तो, ठीक है, स्टेम टिप या तो रूट टिप, यही क्या है, प्लांट का ग्रोइंग रीजन है, यही से प्लांट क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ओके। तो उसका एग्जांपल देखिए, रूट्स एंड शूट टिप्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था या तो रूट के टिप पे होंगे या तो शूट के टिप पे होंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम लोग अब जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैरली मेरिस्टेम और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैरली मेरिस्टेम और तीसरा क्या है, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, कहां पे प्रेजेंट होगा आपका, रूट्स पे, ग्रोइंग टिप्स पे, ठीक है, ग्रोइंग टिप्स पे, स्टेम और रूट्स पे, ठीक है। याद रखिएगा कहां कहां पे, या तो ग्रोइंग स्टेम के टिप पे या तो ग्रोइंग रूट्स के टिप पे, ओके। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू द elongation of stem and roots, thus it is involved the primary growth of the plant, ठीक है। तो वो क्या करता है, प्लांट को जो ऊपर वाला पार्ट है ना मेरिस्टेमेटिक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम का, वो प्लांट को ऊपर की तरफ खींचता है और उसके बाद रूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है ना वो प्लांट को नीचे के साइड खींचता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे एक प्लांट माना जाए तो यहां पे, यानी कि यहां की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका, एक मिनट, ठीक है। अगर मुझे प्लांट माना जाए तो याद रखिएगा ये हिस्सा जो है ना ये मेरा स्टेम हो जाएगा यानी कि एपिकल मेरिस्टेम, और नीचे वाला जो होगा पैर के साइड का हिस्सा वो भी एपिकल मेरिस्टेम यानी कि वो रूट के साइड का हो गया। और मुझे ऊपर से और नीचे से अगर खींच रहा है कोई तो मैं क्या हो जाऊंगा, थोड़ा बहुत लंबा तो हो जाऊंगा ना। तो वही चीज यह है कि प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा, यही इसका प्राइमरी ग्रोथ होता है प्लांट का। फीचर्स के बारे में पढ़ लिया, एपिकल मेरिस्टेम पढ़ लिया हमने, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। सबसे पहले प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ,
एंड इंटरनोड रीजन, ठीक है, जहां पे बेस ऑफ लीफ होता है। देखिएगा, ये मैं प्लांट बनाया, ठीक है, प्लांट बनाने के बाद ये इसका लीफ बना दिया, ठीक है। तो कहां पाया जाएगा? बेस ऑफ लीफ में पाया जाएगा। और इंटरनोड, इंटरनोड क्या होता है कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो गैप होता है ना, वो इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। यहां पे मैं बना रहा हूं, आपको देखिएगा, ठीक है, ये हिस्सा इंटरनोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरनोड कहलाएगा, ठीक है। और ये नोड्स कहलाते हैं। जो आपका लाइनिंग में खींच रखा हूं दो स्टेम के बीच में, वो आपका नोड कहलाएगा। और दोनों स्टेम के बीच की जगह जो होगी वो क्या कहलाएगी? वो आपका इंटरनोड कहलाएगा। लीड्स टू द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लीफ, ठीक है, ये क्या करता है? लीफ का साइज को बड़ा करता है, ओके। एग्जाम्पल, इन ग्रास स्टेम, बैम्बू स्टेम, मिंट स्टेम, ओके। याद रखिए, कहां कहां पाया जाएगा आपका? इन ग्रास स्टेम में पाया जाएगा, बैम्बू स्टेम में पाया जाएगा और मिंट स्टेम में पाया जाएगा, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं लैटरल मेरिस्टेम। कॉजेज ग्रोथ इन द गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? स्टेम का जो और रूट का है ना, उसका गिर्थ यानी कि उसकी मोटाई को बढ़ाएगा। क्या करेगा? स्टेम की और रूट की गिर्थ को बढ़ाएगा, ठीक है। इसे गर्थ भी कहते हैं हम लोग। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द गर्थ, ठीक है। इसे ये क्या होगा? वो दोनों हम लोग के क्या थे? प्राइमरी ग्रोथ कर रहे थे। और ये जो होगा ना आपका लैटरल मेरिस्टेम, ये आपका क्या करेगा? आपका सेकेंडरी ग्रोथ का परफॉर्म करेगा, ओके। देखिए यहां पे आपका दिया हुआ है, ये ऊपर के साइड होगा आपका एपिकल मेरिस्टेम, बीच वाला हिस्सा होगा इंटरनोड और नोड रीजन में होगा आपका इंटरकैली मेरिस्टेम। और जो पेड़ की मोटाई या गर्थ बढ़ा रहा है स्टेम का, ठीक है, वो होगा आपका लैटरल मेरिस्टेम, ओके। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आपका एपिकल, इंटरकैली और लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है और कहां पे पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो फॉर्म्ड from those meristematic cells which are left behind and have lost their capability to divide। याद रखिएगा, ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल जो अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी खो देते हैं, वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट सेल बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं प्लांट हूं, मेरा यहां का सेल क्या कर रहा है? परमानेंट डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वही क्या होगा? सेल जो होगा आपका डिवीजन की कैपेबिलिटी खो देगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। मैंने बता दिया आपको, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिफरेंशिएशन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 10 डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यू भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रोटेक्टिव टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। क्या होगा? प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसके बाद सिंपल टिश्यू और तीसरा क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये कॉम्प्लेक्स होगा, इसको कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहां पे आपका दे रखा है। देखिए यहां पे हम लोग, ठीक है, एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस देख लीजिए, क्यूटिकल देख लीजिए, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, फ्लोएम, जाइलम और वैस्कुलर बंडल्स, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हम लोग को प्लांट टिश्यू में ही पढ़ना है, ओके। आप डायग्राम देख लीजिए और अच्छे से डायग्राम को अपने माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। मैं आगे चल के ये बताऊंगा आपको कि क्यूटिकल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्यूटिकल मैंने कहां पे बताया था, एपिडर्मिस क्या होता है और एपिडर्मिस कहां पे है, ठीक है। कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, फ्लोएम, जाइलम एंड वैस्कुलर बंडल, ओके। तो ये डायग्राम आई होप आप देख लिए होंगे अच्छे से। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नाम से ही मालूम चल रहा है कि प्रोटेक्टिव, यानी कि ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, दे कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। याद रखिएगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब क्या हो, मैंने अभी बताया था कि एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिडर्मिस हम लोग के अगर देखा जाए तो ये ऊपर की जो लेयर है ना, एपी मतलब ऊपर की, सबसे बाहर की, तो सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखता है,
वन सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेरियस प्लांट्स ऑफ पार्ट। ठीक है, इसका जो होगा ना सबसे बाहर का परत होता है। ठीक है, प्लांट के सबसे बाहर का जो परत है ना, लेयर है, वही आपका क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस कहलाएगा। उसके बाद क्या है, कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल एंड सिक्रेटेड एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस है ना वो किससे कवर होगा, वो क्यूटिकल से कवर होगा। किससे, और क्यूटिकल कैसा स्ट्रक्चर है, एक वैक्सी सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, एक वैक्सी सब्सटेंस है। ओके, क्यूटिकल इज वाटरप्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज क्यूटीन। याद रखिएगा, क्यूटिकल मैंने बताया ना कि वाटरप्रूफ लेयर है, वाटरप्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटीन कहते हैं। और ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर एंड इन्वेंशन बाय द माइक्रोब्स। याद रखिएगा, ये लॉस ऑफ वाटर यानी जरूरत से ज्यादा वाटर को लॉस होने से बचाता है, और कोई भी जो माइक्रोब्स है, पैथोजेंस है ना, वो प्लांट की बॉडी के अंदर घुस नहीं पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको सेल चैप्टर में तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन क्लास 10th का जो आपका लाइफ प्रोसेस है ना, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है और काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग अगर क्लास 9th में है तो भी आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, और द लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट में है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप ज्यादा स्टोमेटा के बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर 9th के लेवल का ही जानना चाहते हो तो यहां पे जितना है वो बहुत है, पर्याप्त है आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टोमेटा। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कंटिन्यूअस एट सम प्लेसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। ठीक है, ये देखिए, ये लीफ है, लीफ में ना आपने लीफ को देखा होगा अच्छे से, तो उसमें क्या होगा, छोटे छोटे टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। और स्टोमेटा काम क्या होता है, ठीक है, गैसेस को एक्सचेंज में, यानी कि उसमें क्या होता है, CO2 अंदर आता है और O2 बाहर जाता है, CO2 अंदर आता है, O2 बाहर जाता है। ठीक है, स्टोमेटा का फंक्शन है। ईच स्टोमेटा इज गार्ड बाय पेयर ऑफ अ बीन। आपने राजमा देखा है, राजमा, तो दो राजमा को अगर ऐसे रख दें, राजमा ऐसे होता है मुड़ा हुआ, एक राजमा ऐसे रख दें और एक राजमा ऐसे रख दें। ठीक है, तो राजमा जो होगा ना, वही आपका क्या कहलाएगा, आपका स्टोमेटा कहलाएगा। ठीक है, यानी कि स्टोमेटा का जो शेप है ना, सेम ऐसा ही होता है। बस याद रखिएगा, एक ओपन होता है, ओपन में क्या होगा, स्टोमेटा फूला हुआ रहेगा। क्यों फूला रहता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाटर आ जाता है। और एक होता है श्रिंक हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसके जो पोर्स है ना वो क्लोज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर इससे क्या हो गया, रिलीज हो गया, बाहर निकल गया वाटर। ठीक है, ओनली एपिडर्मिस सेल विच प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट, द रेस्ट बीइंग कलरलेस। ठीक है, क्या होता है, एपिडर्मिस सेल जो होते हैं ना, भाई उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और बाकी सेल क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, इसके बारे में पढ़ते हैं। अलाउज गैसेस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड हेल्प्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था किसमें हेल्प करेंगे, आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं स्टोमेटा। ठीक है, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। अब हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस के बारे में, कि आखिर में एपिडर्मिस का फंक्शन क्या था। भाई जानना जरूर, एपिडर्मिस तो हमने पढ़ लिया कि आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, लेकिन उसका फंक्शन क्या है ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि एपिडर्मिस का आखिर में फंक्शन है क्या। एपिडर्मिस प्रोवाइड्स प्रोडक्शन टू प्लांट्स फ्रॉम इंजरी, पैथोजन, अटैक ऑफ वाटर लॉस। ठीक है, किसमें किसमें हेल्प करती है, सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, इंजरी से, पैथोजन से, और वाटर लॉस में क्या करेगी, हेल्प करती है, उससे बचाती है। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है, थिक क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस लोअर्स द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, जीरोफिटिक। ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट यानी डिजर्ट प्लांट, डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, वाटर लॉस से उसको बचाती है, यानी कि डिजर्ट में, जीरोफिटिक का मतलब है डिजर्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, जो प्लांट डिजर्ट में रहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग जीरोफिटिक कहते हैं। और जीरोफिटिक में आप जानते हैं कि वो रेगिस्तान में रहने के कारण उसमें क्या होता है, उसमें
वाटर लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, और उसी से क्या करेगी, ये बचाएगी। उसके बाद क्या है, स्टोमेटा इन एपिडर्मिस अलाउज गैसेस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। किसमें हेल्प करेगी, किसमें हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। उसके बाद है एपिडर्मल सेल ऑफ रूट्स हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। एपिडर्मल सेल है वो क्या करेगी, रूट्स में, रूट्स के लिए सॉरी रूट्स को हेल्प करती है किसमें, बहुत ज्यादा वाटर इंक्रीज करने में, ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाने में करती है। ये देखिए यहां पे ये स्टोमेटा है, जो मैंने डायग्राम आपको वहां पे नहीं दिखाया था, तो यहां पे आप देख लीजिए डायग्राम, कि स्टोमेटा का डायग्राम है, ठीक है। ये आपका जो है ना, ये आपका ओपन स्टोमेटा है। क्या है, ओपन टाइप स्टोमेटा से बोलते हैं। और ये आपका क्लोज टाइप है। और ये देखिए मैंने बताया था ना कि ये बीन शेप है, तो ये बीन शेप है, और यहां पे बीन में से वाटर निकल चुका है, तो ये बिल्कुल ऐसे चिपक चुके हैं, ठीक है। तो एक ओपन टाइप स्टोमेटा है और एक क्लोज टाइप स्टोमेटा है। अब हम लोग कॉर्क के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्क नाम तो आपने सुना होगा कॉर्क के बारे में, कॉर्क 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 सुना ही होगा, नहीं सुना तो आज देख लीजिए कॉर्क होता क्या है और इसका जो फंक्शन है, सॉरी इसका फंक्शन, इसका यूज, ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं कॉर्क के बारे में क्या लिखा हुआ है। इन ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स टिश्यू आर सॉरी एट द पेरीफेरी बिकम्स कॉर्क सेल, ठीक है। जो ओल्डर रूट्स और स्टेम होते हैं ना, उनके जो टिश्यू होते हैं ना, तो उनके पेरीफेरी में यानी कि बीचों बीच में क्या होते हैं, कॉर्क सेल पाए जाते हैं। मेड अप अप टू डेड सेल विद थिक वॉल एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। ये डेड सेल होते हैं और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाई जाती, यानी कि बहुत ही ज्यादा ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, दृढ़ हो चुके होते हैं। थर्ड पॉइंट है द सेल वॉल्स इन कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज सुबेरिन, ठीक है। कॉर्क किसको, एक वैक्सी सब्सटेंस को क्या करेगा, डिपोजिट करेगा, उसका नाम क्या है, सुबेरिन है। द सेल ऑफ कॉर्क बिकम इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, ठीक है। सुबेरिन क्या करेगा, वाटर लॉस से बचाएगा और गैसेस को क्या करेगा, इम्परमिएबल बनाता है गैसेस के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए ये आपको एक, ये आप पीछे आपको देखिएगा स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन पे एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वुडी प्लांट है। तो इस वुडी प्लांट को जब हमने कट किया ना, तो उसमें देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कैसा, कहां गया, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही जो हिस्सा है ना, यही कॉर्क कहलाएगा। ऊपर का जो हिस्सा है ना, वही क्या कहलाएगा, कॉर्क कहलाएगा। और फंक्शन ऑफ कॉर्क के बारे में बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ कॉर्क क्या है। द कॉर्क प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी एंड लॉस ऑफ वाटर। कॉर्क किससे बचाता है, मैकेनिकल प्लांट को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और लॉस ऑफ वाटर से बचाता है। क्यों बचाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सुबेरिन नाम का एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, इसी वजह से वाटर लॉस से वो बचाता है। और दूसरा क्या, इम्प्रूवनेस, लाइटनेस, टफनेस एंड कंप्रेसिबिलिटी मेक द कॉर्क कॉमर्शियली वैल्यूएबल, ठीक है। लाइट वेट का होता है, टफ होता है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। और ये कॉमर्शियल यूज में बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद कॉर्क इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट है, बोतल, सपोर्टर्स, शटलकॉक और वुडन पैडल्स, ठीक है। देखिए अब इस कॉर्क का यूज कहां होता है, आपने बैडमिंटन खेला है, बैडमिंटन जो शटलकॉक होता है इसे हम लोग चिड़िया कहते हैं, क्या बोलते हैं, चिड़िया। तो चिड़िया का जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये किसका बना होता है, कॉर्क का ही बना होता है। किसका बना होता है, कॉर्क का ही बना होता है, ठीक है। और आपने बोतल देखा होगा, ठीक है, उसकी बोतल, सैंपियन की बोतल देखा है, उसको जब खोलते हैं टक से आवाज आती है, तो वो जो होता है ना ऊपर का, वो भी कॉर्क का ही बना होता है। उसके बाद क्या है, यहां पे मैं वुडन जो टेबल टेनिस बैट होता है ना, उसका डायग्राम दिखाऊं, सॉरी डायग्राम मैंने बनाया हुआ है,
और इस डायग्राम में जो ये बैट बना हुआ है ना, वो बैट भी आपका किससे बना हुआ है, आपका कॉर्क का ही बना हुआ है। ओके, पैडल्स मतलब वुडन पैडल्स, जो हम पैडल्स यूज करते हैं वो वुडन पैडल्स भी होता है। या चप्पू आपने देखा है, जो नाव चलाते हैं तो वो चप्पू भी किससे बना होता है, वो आपका कॉर्क का ही बना होता है। अब हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू होता क्या है, ये सपोर्टिव इन फंक्शन होता है। इसमें हम लोग 3 टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे। पहला पैरेन्काइमा टिश्यू, दूसरा कॉलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, याद रखिएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 तरीके का टिश्यू हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला पैरेन्काइमा टिश्यू, दूसरा कॉलेनकाइमा टिश्यू और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल। कैसा होता है, अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल होता है। और लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल, ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं थिन वॉल्ड सेल से। ओवल एंड स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर विथ लार्ज स्पेस बिटवीन सेल। ठीक है, कैसे कैसे शेप के होते हैं, ओवल और स्फेरिकल शेप में होते हैं। ठीक है, और लार्ज स्पेस होता है, 2 सेलों के बीच में लार्ज स्पेस पाया जाता है इसमें। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इनका जो सेल वॉल है ना, किससे बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन से। उसके बाद क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। इनमें क्या पाया जाता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, बहुत बड़ा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। ओके, याद रखिएगा, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर वैक्यूल्स का वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद है प्राइमरी फंक्शन इज फूड स्टोरेज एंड पैकेजिंग। ठीक है, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो फूड को स्टोर करना और पैकिंग करना। ठीक है, क्या करना, फूड को स्टोर करना एंड पैकिंग करना, इनका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने डायग्राम है आपका, यहां पे इंटरसेलुलर स्पेस, जो आपको 2 सेलों के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ना, इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाएगा उसे। देख लिया आपने। अब टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू की बात करते हैं हम लोग, तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला इडियोब्लास्ट, दूसरा कॉलेनकाइमा, ठीक है, क्लोरेनकाइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा, और तीसरा एरेनकाइमा। ठीक है, इडियोब्लास्ट, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। इडियोब्लास्ट में क्या पढ़ना है हम लोग को, देखिए, सम पैरेन्काइमा इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस सच एज रेजिनिन, टैनिन, गम एंड ऑयल्स कॉल्ड द इडियोब्लास्ट। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं ना, जो कुछ प्लांट्स में क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर रिलीज होते हैं। अब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, आपका सबसे पहले रेजिन है, टैनिन है, गम्स एंड ऑयल्स होते हैं, वो आपका इडियोब्लास्ट कहलाते हैं। उसके बाद क्लोरेनकाइमा की बात करें, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा टिश्यू और कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग जो पैरेन्काइमा होगा ना, वही आपका क्या कहलाएगा, क्लोरेनकाइमा। याद रखिए, क्लोरेन, क्लोरेन। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, ये आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखिए क्या दिया हुआ है, मेसोफिल ऑफ लीव्स। लीव्स है, ये आपका लीव्स है, तो लीव्स का जो होगा ना, बीज का जो हिस्सा होगा ना, वो आपका किसका बना होगा, क्लोरेनकाइमा का बना होता है। उसके बाद है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा इन हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, एरेनकाइमा ए टाइप ऑफ पैरेन्काइमा कंटेनिंग एयर स्पेस प्रोवाइड्स बुओयेंसी। ठीक है, याद रखिएगा, बुओयेंसी का मतलब होता है उछाल, और वैसा उछाल जो पानी में होता है। ठीक है, अब एरेनकाइमा में क्या होता है, एरन, याद रखिएगा, एरन से एयर, यानी कि इनके जो स्टेम में क्या होता है, इनके जो आपका लीफ है, ठीक है, प्लांट से, इसमें थोड़ा एयर भरा होता है, और एयर भरे होने की वजह से क्या होता है, इनमें बुओयेंसी होती है। बुओयेंसी मतलब थोड़ा इनमें हल्कापन आ जाता है, उछाल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्लांट क्या करते हैं, पानी में तैर सकते हैं या पानी में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में होता है। ओके, अब कॉलेनकाइमा टिश्यू की बात करते हैं कि कॉलेनकाइमा टिश्यू क्या होता है। इलोंगेटेड लिविंग सेल विथ थिक कॉर्नर्स। इसमें क्या होता है, इलोंगेटेड होते हैं लिविंग सेल, और इनके जो कॉर्नर होंगे ना,
वो कैसे होंगे, वो थिक होंगे। कैसे होंगे, वो थिक होंगे। देखिए इनके कॉर्नर्स क्या है, कॉर्नर्स कैसे हैं, थिक हैं। ओके, अब प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स पार्ट, प्लांट्स के पार्ट को क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट के जो पार्ट्स है ना वो क्या हो सके, इजी बैंड हो सके। ऐसा तो नहीं कि हवा चलेगा और प्लांट क्या होगा, सीधा खड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। इसी वजह से उनमें क्या होता है, जो आपका क्या नाम है, कॉलन काइमा है, वो क्या करता है, उसको बैंडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब भी हवा चले तो वो अपने आप को थोड़ा बैंड कर सके। ओके, अब इसमें क्या है, फ्यू क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट, कुछ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी टू द ग्रोइंग स्टेम, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ग्रोइंग स्टेम में इलास्टिसिटी होता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव नो और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें या तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा या तो क्या होगा, या तो ना के बराबर पाया जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्क्लेरन काइमा। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है, इनके जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं और लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। ओके, वॉल आर थिकेंड ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन, ठीक है, वॉल थिक होती है किसके कारण, लिग्निन डिपोजिशन के कारण उनकी वॉल जो होती है थिक हो जाती है। प्रेजेंट इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, कहां कहां पाया जाएगा, वेन्स ऑफ लीफ, वेन्स मतलब जो पत्तियों में आपने देखा होगा एक जो पत्ती होती है ना, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको इसमें देखिएगा आप, ये आपकी लीफ है, लीफ में देखिए ये वेन्स हैं, ठीक है, क्या है, ये वेन्स है, और इन्हीं वेन्स में क्या पाया जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होगा। और कहां पाया जाएगा, सीड्स कवरिंग एंड नट्स, ठीक है, कवरिंग ऑफ सीड्स, सीड के कवर में और नट्स में क्या पाए जाएंगे, आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द मार्क्स प्लांट हार्ड एंड स्टेप, ठीक है, ये प्लांट को क्या करेंगे, प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं जिससे प्लांट जो हार्ड और स्टेप रहे। ओके, ये आपका देखिए, आपका एक स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, आप इसको देख लीजिए और इस डायग्राम को आउट डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है, 2 सेकंड में आप देखिए इसको, ठीक है। देख लिया आपने, यही आपका है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू और इसके बारे में पूछा जाता है और इसके डायग्राम को आप लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आया है तो आप विद डायग्राम ही लिखिएगा। ओके, ठीक है, और यहां पे अब आपको देखना है पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा में डिफरेंस, ये मोस्टली पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, क्योंकि टीचर्स आप जानते हैं बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा में डिफरेंस दे सकते हैं, कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा में डिफरेंस दे सकते हैं, या फिर तीनों में डिफरेंस एक साथ दे सकते हैं। ओके, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पैरेनकाइमा जो होता है वो लिविंग टिश्यू होता है, कैसा टिश्यू होता है, लिविंग टिश्यू। कॉलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू होता है, ठीक है, कैसा होता है, लिविंग टिश्यू, बट स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ना वो आपका डेड टिश्यू होता है, ठीक है, यानी कि इनके जो टिश्यू हैं वो डेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कॉलेनकाइमा की बात करते हैं, तो कॉलेनकाइमा में क्या होता है, इंटरसेलुलर जो स्पेस है ना वो या तो प्रेजेंट हो सकता है या तो अब्सेंट हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, या तो प्रेजेंट हो सकता है या तो अब्सेंट हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। और अगर स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो अब्सेंट ही होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है थिन सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी जो सेल वॉल है ना वो थिन होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और कॉलेनकाइमा में सेल वॉल इज थिकेंड ओनली फ्रॉम कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हीमोसेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है, कॉर्नर पे ही क्या होगी, केवल थिक होती है और बाकी सब थिन होती है, ठीक है। और इनमें किनका डिपोजिशन होता रहता है, सेलुलोज का, हेमिसेलुलोज का और पैक्टिन का डिपोजिशन होता रहता है। और स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं
तो सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली थिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इनका थिक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या उपस्थित रहता है, इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? लिग्निन प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। किसमें हेल्प करेगा? आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है आपका पैरेन्काइमा, और स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करेगा। ओके, और कोलेनकाइमा की बात करें तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये किसमें हेल्प करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट में और फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है, ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे और बैंड हो सके इजिली। ओके, और स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं हम, तो स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड स्ट्रेंथ सपोर्ट एंड हार्डनेस प्लांट पार्ट्स। ठीक है, ये क्या करेगा? स्ट्रेंथ देगा, सपोर्ट प्रदान करेगा और प्लांट को हार्ड बनाएगा। उसके बाद क्या है? स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर। कहां कहां पाया जाएगा? स्टेम में पाया जाएगा, लीव्स में पाया जाएगा, रूट्स में पाया जाएगा और फ्लावर में पाया जाएगा। कौन सा टिश्यू? पैरेन्काइमा टिश्यू। ओके, अब कोलेनकाइमा की बात करें तो हाइपोडर्मिस, याद रखिएगा हाइपो मतलब बिलो। क्या होगा? हाइपो मतलब बिलो, यानी कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा? हाइपोडर्मिस पाया जाएगा। तो ये हाइपोडर्मिस में पाया जाएगा, पेट्यूल्स ऑफ लीव्स, लीव के पेट्यूल्स में पाया जाएगा, और स्टेम में, और टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स आप जानते हैं ना, कोई भी ऐसा प्लांट देखा है जिसमें क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा हो, तो यही होते हैं टेंड्रिल्स। ये क्या करते हैं? सपोर्ट से क्या करते हैं? प्लांट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब स्क्लेरेनकाइमा हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। फाउंड इन स्टेम्स, रूट्स, वेन्स ऑफ लीव्स। ठीक है, वेन्स, लीफ के वेन्स में पाए जाते हैं। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, जो हार्ड कवरिंग के सीड्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। नट्स में पाए जाते हैं। हस्क ऑफ द कोकोनट। ठीक है, हस्क ऑफ द कोकोनट का मतलब क्या है? कोकोनट का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, जो बालू जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें, उसे ही हम लोग कहते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है कि टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इसमें हम लोग स्क्लेरिड्स के बारे में पढ़ना है और फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दो चीज के बारे में पढ़ना है, स्क्लेरिड्स और फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग स्क्लेरिड्स के बारे में। ऑल्सो कॉल्ड ग्रिफ्ट सेल और स्टोन सेल। इसे हम लोग या तो ग्रिफ्ट सेल कहेंगे या तो स्टोन सेल कहेंगे। ठीक है, ल्यूमेन इज सो स्मॉल ड्यू टू द हायर थिकनिंग ऑफ सेल वॉल एज प्रेजेंट ऑफ रूट फूड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ल्यूमेन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हायर थिकनिंग ऑफ सेल वॉल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ड्रूप फ्रूट में पाया जाता है। ड्रूप फ्रूट कौन कौन से होते हैं? मैं वहां पे नीचे एग्जांपल लिखा हूं, देख लीजिए आपका। मैंगो, कोकोनट और वॉलनट। ठीक है, मैंगो, कोकोनट और वॉलनट में ये पाया जाएगा आपका स्क्लेरिड्स। फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स जो होते हैं वेरी लॉन्ग होते हैं। सबसे पहली चीज, वेरी लार्ज होते हैं, नैरो होते हैं, थिक लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। ल्यूमेन इज लार्ज एज कंपेयर टू स्क्लेरिड्स। इसमें क्या होता है? ल्यूमेन जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है। किसकी अपेक्षा? आपका स्क्लेरिड्स की अपेक्षा। ओके, इसका एग्जांपल है आपका रोप और मैट्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि फाइबर्स जो होते हैं वो रोप और मैट्स आपने बनते हुए देखा है? नहीं देखा है तो आपके घरों में होगा, नहीं होगा तो यार दोस्त के घर में होगा। रोप या रस्सी जो होती है ना, वो भी फाइबर से होती है, वो भी प्लांट से ही बनाई जाती है। और ठीक है, और मैट्स भी होता है, वो भी प्लांट के फाइबर से ही बनाया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हम लोग का। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर में ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट देखिए, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच टुगेदर एज अ यूनिट। ये एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है जो एक ही तरह काम करता है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ये किसमें ट्रांसपोर्टेशन करेगा? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और वो कौन कौन से हैं? वाटर एंड मिनरल्स। याद रखिएगा, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ऑल्सो नो एज कंडक्टिंग एज वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, कंडक्टिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फ्रॉम वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम कहते हैं वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट की बात करें तो इसमें आप लोग को जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। तो जाइलम क्या करेगा? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल
सॉइल टू प्लांट, ठीक है, यहां पे टू होगा, सॉइल टू प्लांट, ठीक है। अब ये याद रखिए कि जो जाइलम होता है ना, वो वाटर एंड मिनरल्स को क्या करेगा, नीचे से, ये प्लांट है, इसको सपोज दैट ये प्लांट है और नीचे इसका रूट्स है, ठीक है, तो जाइलम क्या करेगा, नीचे से वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाएगा ऊपर तक, ठीक है, क्योंकि लीफ को भी जरूरत है और ऊपर जो स्टेम है उनको भी जरूरत है वाटर एंड मिनरल्स की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर तक ले जाएगा। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज अ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स, ठीक है। जाइलम 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ जाइलम की बात करें, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। और इनमें से भी याद रखिएगा आपका जो ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स है और जाइलम फाइबर, ये डेड होते हैं। कैसे होते हैं, डेड होते हैं, बट इसमें लिविंग क्या होता है, जाइलम आपका पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ठीक है। डेड क्या होंगे, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, 3 चीज आपके डेड होते हैं। और लिविंग क्या होगा आपका, जाइलम पैरेन्काइमा आपका लिविंग होगा, ठीक है। और इसमें से भी ट्रैकिड्स और वेसल्स है ना, वो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट का, नीचे से वाटर को उठाएंगे और ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये किसका काम होगा, ट्रैकिड्स और वेसल्स का। जाइलम फाइबर जो है वो स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ देगा और सपोर्ट देगा। उसके बाद है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये क्या करेगा, ये स्टोरेज, यानी कि इसमें ही वैक्यूल्स पाए जाते हैं और वैक्यूल्स का काम क्या होता है, स्टोरेज का, ओके। अब इसमें देखिए ट्रैकिड्स के बारे में दिया हुआ, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्रैकिड्स क्या होता है, यहां पे मैं कुछ पॉइंट लिखा हुआ हूं क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि 1 नंबर में ये पॉइंट्स आ जाएं, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पीछे तो समझा दिया है, लेकिन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, 1 नंबर का पॉइंट आ सकता है और एग्जाम में टीचर दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग ये, इससे आप बोर मत होइएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और वैसे भी देखिए कितनी गर्मी हो रही है, पसीना बार बार चू रहा है, ठीक है। तो आप हमारी मेहनत को आप सक्सेसफुल करिएगा और हमारी वीडियो को आप प्रमोट करिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और पूरी वीडियो देखने के बाद नोट्स भी जरूर बनाइएगा, क्योंकि हम जैसे टीचर भी चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें, ठीक है। तो आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। हर टीचर के अलग नोट्स होते हैं, अलग तरीके के टीचर नोट्स लिखवाते हैं, हालांकि रहता वही सब कुछ है, लेकिन आप प्लीज नोट्स अपना प्रिपेयर करिएगा, बनाइएगा जरूर, ठीक है। तो ट्रैकिड्स के बारे में पढ़ते हैं। इलोंगेटेड डेड सेल कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है और डेड सेल होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव एलिमेंट्स मेनली इन्वॉल्व्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कंडक्शन ऑफ वाटर में करते हैं और जिम्नोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, ये मैं आपको जब आप नेक्स्ट लेवल की क्लासेस में जाएंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो भी मैं बता देता हूं। प्लांट जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका एल्गी होता है, फिर आपका ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर आपका एंजियोस्पर्म। और इन 5 में से जो 4 है ना, आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन्हें हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। बट एंजियोस्पर्म ही ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ओके। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है वेसल्स के बारे में। तो एडवांस एलिमेंट्स, ठीक है, जनरली इन एंजियोस्पर्म, इसमें ये किसमें पाया जाएगा, जनरली इन एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लेस्ड वन अबव द अदर, एंड टू एंड फ्रॉम द कंटिन्यूअस चैनल्स फॉर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर। ये क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड तक रहता है। क्यों रहता है, ताकि वाटर का कंडक्शन वो अच्छे से कर सके। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं, तो स्मॉल एंड थिक वॉल होती है इसकी। पैरेन्काइमा सेल डिजाइन फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ठीक है, ये स्टोरेज ऑफ स्टार्च यानी कि फूड का स्टोरेज करता है, ठीक है। और यही क्या होता है, ये लिविंग सेल होते हैं। और जाइलम फाइबर सेल आर डेड, थिक वॉल्ड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करेंगे, ये प्लांट को क्या करेंगे, इसकी वॉल ठीक होती है और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आप फ्लोएम के बारे में। इट ट्रांसलोकेशन फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन फूड को, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाएगा, आपका
ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। तो ये क्या करेंगे, फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। और फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स या और एलिमेंट, ठीक है। फ्लोएम भी क्या होते हैं, 4 टाइप्स के ही होते हैं। कौन कौन से, सीव ट्यूब्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। 4 हो गए, पहला सीव ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, इसे फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं, ओके। इसमें से भी जो आपका 3 है ना, सीव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये आपके लिविंग सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्लोएम फाइबर जो होता है ना, वो आपका ही डेड होता है, ठीक, वो क्या होता है, डेड होता है। और उसमें से भी जो 2 है ना आपका, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक। कौन कौन फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। और स्टोरेज का काम कौन करेगा, आपको पता है कि जहां भी पैरेन्काइमा वर्ड आ जाए, आप समझ जाना वो स्टोरेज का काम करेगा। किसका काम करेगा, स्टोरेज का। और फ्लोएम फाइबर जो है वो स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो डेड होता है तो वो किसको क्या करेगा, वो स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देगा। अब सीव ट्यूब्स के बारे में देखें, देखिए क्या लिखता है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स, ठीक है। कैसा सेल होता है, इसकी वॉल परफोरेटेड होती है और ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव एलिमेंट, ये किससे अटैच होते हैं, सीव एलिमेंट से अटैच्ड होते हैं। अब यहां पे देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए डायग्राम अच्छे से आप लोग। तो डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीव ट्यूब्स है और कंपेनियन सेल है, याद रखिएगा। सीव ट्यूब्स तभी वर्क करता है जब कंपेनियन सेल साथ में रहेगा, वरना सीव ट्यूब्स वर्क ही नहीं करेगा, ओके। सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी वजह से क्या होता है, दोनों एक दूसरे का रिश्ता बहुत अच्छा होता है और दोनों एक दूसरे के साथ ही वर्क करते हैं। तभी आपका जो फूड है ना, वो ऊपर से नीचे आता है प्लांट का। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज फूड एंड लिविंग सेल्स, ठीक है, ये फूड का स्टोर करेगा और लिविंग सेल्स होते हैं। और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर की बात करें तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ओके। अब यहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार बना लीजिए, ठप्पा लगा दीजिए या कुछ भी करिए, ठीक है, लेकिन याद रखिए इसको रट्टा मार लीजिएगा। जाइलम और फ्लोएम हर बार टीचर पूछता है, हर बार, और हर बार मैं बच्चों को बताता हूं, बच्चे आप देखिए ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। आपको ज्यादा पॉइंट लिखना ही नहीं है, केवल 3 पॉइंट बस। आप 3 पॉइंट का रट्टा मार लीजिए, आपका क्लास 9th में पूरे मार्क्स आएंगे जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंस में, ओके। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। It transport water and minerals from roots to the apical parts of the plant, ठीक है, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। याद रखिएगा जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को एक जगह यानी कि नीचे रूट से उठाकर प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। और उसी के अपोजिट फ्लोएम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फूड मटेरियल कहां बनेगा, लीफ में बनता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्लांट होता है ना, वो क्या करता है, वो फूड बनाता है, और वही फूड क्या करेगा, फ्लोएम आपका नीचे तक लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद है जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम में क्या क्या पाया जाएगा, ट्रैकिट्स पाए जाएंगे, वेसल्स पाए जाएंगे, जाइलम फाइबर पाया जाएगा और जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाएगा। और इसके अपोजिट फ्लोएम में क्या क्या पाया जाएगा, फ्लोएम कंसिस्ट सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर पाया जाएगा और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा ही क्या होता है, लिविंग सेल होता है, लिविंग टिश्यू होता है, ठीक है। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, याद रखिएगा इसमें क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो आपका लिविंग होता है, बट फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम फाइबर क्या होता है, डेड टिश्यू होता है और बाकी सब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड फाइबर्स आर डेड टिश्यू,
ठीक है। डेड टिश्यू कौन, ट्रैकेट्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, ये लोग क्या है, जाइलम में डेड टिश्यू हैं। और फ्लोएम में जो होंगे वो देखिए क्या क्या है, फ्लोएम में केवल डेड टिश्यू होगा आपका, फ्लोएम फाइबर। ओके, उसके बाद है आपका कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, दैट्स आई फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। याद रखिएगा, जाइलम क्या करेगा, जाइलम बोलता है कि भैया मैं तो बस केवल एक ही बार काम करूंगा, बस वाटर को एक बार नीचे से ऊपर ले जाऊंगा बस। बट फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि वो क्या करेगा, फूड को नीचे भी ले जाएगा और नीचे से ऊपर भी ले जाएगा। ठीक है, फ्लोएम याद रखें बाई डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू आपका फिनिश हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। और ये वन शॉट है, तो वन शॉट में आपको याद रखिएगा, वैसे मैं 2 घंटे से ऊपर की क्लास जिस दिन लूंगा ना उस दिन आपको ब्रेक दूंगा, लेकिन अभी ब्रेक आपको नहीं मिलने वाला। हम लोग वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू में देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, 4 टाइप के टिश्यू आपको पढ़ना है। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू। ये आपके 4 टाइप के टिश्यू आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और क्या लिखता है ये देखते हैं एनसीईआरटी आपकी। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की सबसे ऊपर की लेयर जो होती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं एपिथेलियल। एपी मतलब आउटर मोस्ट लेयर। कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। हमारे बहुत सारे जो ऑर्गन्स है और कैविटीज है ना, वो इस लेयर से क्या होती है, इस टिश्यू से ढकी होती हैं। उसके बाद क्या है, इट एक्ट्स एज सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन इन द बॉडी। वो क्या करता है, सेपरेशन का काम करती है, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को क्या करती है, डिफरेंस करती है इन दोनों में। नेक्स्ट है, सेल्स आर जनरली परमिएबल एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, यानी कि ये जो सेल है ना, इनके सारे सेल ऐसे अटैच होते हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, ये ऐसे 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 अटैच होंगे। यहां पर देखिए डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम में क्या है, डायग्राम में सेल जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक चिपक के बैठे हुए हैं। ठीक है, एक बस है, एक बस में सारे इंसान एक दूसरे से चिपक के बैठे हैं, तो वो उसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, यानी कि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंट है। अब टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर में एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से हम लोग को पढ़ने हैं। सबसे पहला है सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। ठीक है, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और आपका कॉलमनर। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहला सिंपल स्क्वैमस, सॉफ्ट टिश्यू होता है, दैट इज वेरी सेंसिटिव। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी सेंसिटिव होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। और कौन से होते हैं, ब्लड वेसल्स लाइनिंग्स एज वेल एज लंग्स एल्वेलाई लाइनिंग्स आर थिन और दिस टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो और आपका एल्वेलाई की जो लाइनिंग है ना, वो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू होती है। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस जनरली मल्टीलेयर्ड होती हैं। ठीक है, मल्टीलेयर्ड की बनी होती हैं। अब मेन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज द स्किन। याद है, आपका जो स्किन है ना वो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की बनी होती है। ओके, उसके बाद है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल के बारे में देखिए, मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन एज वेल एज सिक्रेशन। एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करती है। ये क्या करेगा, स्लाइवरी डक्ट्स एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर जनरली क्यूबॉइडल शेप। जो आपका स्लाइवरी डक्ट्स है ना, जो आपके स्लाइवा जहां से रिलीज होता है, और आपके जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स है ना, वो आपका किससे बना होता है, क्यूबॉइडल होता है वो। अब कॉलमनर की बात करें तो कॉलमनर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन लाइनिंग एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये कहां पाया जाएगा, इंटेस्टाइन जो लाइनिंग होता है वो, और आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक
वो किसका बना होता है, वो कॉलमनर शेप में होता है, यानी कि कॉलमनर, कॉलम यानी कि पिलर लाइक। ओके, यहां पे देखिए इस डायग्राम को आप देखिए अच्छे से, ये डायग्राम आप देख लीजिए पहले, तब मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए सिंपल स्क्वेमस दिया हुआ है, यानी कि ये जो आपको ग्रे ग्रे लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर देखिए सिंगल सेल टाइप का है स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो आपका क्या होगा, वो आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। उसके बाद देखिए क्यूबॉइडल शेप में है दूसरा, तो उसे हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। उसके बाद देखिए कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कॉलम टाइप का है, जैसे पिलर लाइक होता है ना स्ट्रक्चर, उस टाइप का आपको दिख रहा है, तो वो आपका कॉलमनर एपिथेलियम हो गया। और उसके बाद देखिए सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल बना हुआ ना बहुत सारा टिश्यू, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। ओके, अब सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करते हैं। सिलिएटेड, याद रखिएगा, ऐसा टिश्यू या ऐसा सेल जिसके ऊपर सीलिया पाया जाएगा, और सीलिया क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिनके ऊपर सीलिया पाई जाती है वो सिलिएटेड एपिथेलियम कहे जाते हैं। अब यहां पे देखिए क्या लिख रहा है, सेल्स में भी क्यूबॉइडल और कॉलमनर। सेल्स कैसे हो सकते हैं, या तो क्यूबॉइडल हो सकते हैं या तो कॉलमनर हो सकते हैं। उसके बाद हम फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, किडनी ट्यूब्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब। कहां पाए जाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाएंगे, किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाएंगे, और आपका फैलोपियन ट्यूब। अगर आपको नहीं पता फैलोपियन ट्यूब क्या होता है तो बताता हूं मैं। फैलोपियन ट्यूब फीमेल का जो है ना, फीमेल का पार्ट है, और इसी फैलोपियन ट्यूब से क्या होता है, ओवरी अटैच होता है, ठीक है। और ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवम प्रोड्यूस करता है। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। इनके जो एपिथेलियल सेल है ना, बाहर के जो सरफेस है, उसमें क्या पाया जाएगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। मैंने बताया था ना, सीलिया पाई जाएगी। हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। अब नेक्स्ट है ग्रैनुलर टिश्यू, ग्रैनुलर एपिथेलियम। ग्रैंड सेल सिक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, ठीक है। ये ग्रैंड सेल सिक्रीट्स करते हैं। समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड ग्रैनुलर एपिथेलियम। और ये आपका एग्जांपल हो जाएगा स्लाइवरी ग्लैंड। हमारा जो स्लाइवरी ग्लैंड है, यहां पे देख लीजिए, मतलब स्लैब जो भी कोई भी हार्मोन रिलीज करता है ना, वो ग्रैनुलर टिश्यू कहलाता है, ठीक है। यहां पे एक साइड में देखिए आपका दिया हुआ है ग्रैनुलर टिश्यू, और एक साइड में सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, कहां गया, यहां पे देखिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ ना, तो ये आपका सिलिएटेड है, और ये आपका ग्रैनुलर है आपका टिश्यू। ऐसा होता है ग्रैनुलर टिश्यू, देख लिया। एग्जांपल में आया तो आप रफ डायग्राम में आप कैसे बना दीजिएगा, अगर आपके स्कूल में आता है तो, लेकिन डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम से आपको 100% मार्क्स मिलते हैं। अगर अभी से आप डायग्राम बनाने की हैबिट रख लेंगे तो आपको क्लास 10th, 11th और 12th में काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और काफी अच्छे मार्क्स से, काफी अच्छे परसेंटेज से आप क्लास टॉप कर पाएंगे अपना। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में परफॉर्म द जॉब ऑफ कनेक्टिंग वन ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू द अनदर, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू आपको पता होना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि क्या करेगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है ये कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू कैन बी रिजिड, डेंस और फ्लूइड। कैसे होते हैं, कैन बी रिजिड भी हो सकते हैं, डेंस और फ्लूइड भी हो सकते हैं। ओके, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं आपका, ब्लड, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोलर और एडिपोज, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ब्लड होता है, बोन्स होता है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, और कार्टिलेज होते हैं, एरियोलर होते हैं, और एडिपोज होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है आपका, तो आप इन सबको याद रखिएगा। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि ब्लड आखिर कैसे कनेक्टिव टिश्यू हुआ। देखिए, ब्लड हैज अ फ्लूइड, ब्लड कैसा होता है, फ्लूइड यानी लिक्विड होता है। मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है, या तो उसे मैट्रिक्स कहेंगे या तो प्लाज्मा कहेंगे। इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टिव फूड्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए, ब्लड जो होता है ना, ब्लड
आपका कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ब्लड आप खुद फील करो कि खुद जानते हो, खुद फील कर सकते हो आपकी ब्लड जो है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, ठीक है, कुछ तो पहुंचाता है। और वो कुछ क्या है आपका? सबसे पहला आपका ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल। ओके, और ये देखिए ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स में आपको जो येलो येलो दिख रहा ना वो आपका प्लाज्मा है। क्या है ये? प्लाज्मा है। प्लाज्मा के बाद ये दिख रहा ना स्ट्रक्चर, ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ओके, और ये उसमें आरबीसीज हैं, ठीक। और ये देखिए जो स्टार स्टार टाइप का दिख रहा है वो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो आप जान गए हमारे ब्लड में क्या क्या होता है। आरबीसी होता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, उसके बाद है आपका प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। यही सब आपका क्या, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपका। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा जो हमारा ब्लड है वो रेड इसी वजह से दिखाया जाता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। क्या है? एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, यानी कि इसमें आयरन कूट कूट के भरा होता है। ओके, अब देखिए यहां पे मैंने बताया था ना प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्टेड ऑफ डाइजेस्टेड फूड, CO2, वेस्ट और हार्मोन्स, इन लोग का ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद है आपका रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा आपका? हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यही हीमोग्लोबिन होता है, इसी हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन बैठ के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाते हैं। ओके, उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल्स, तो प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल पैथोजन, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, क्यों? ताकि पैथोजन्स को मार सकें। हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वायरस आता है उसको क्या कर सकें? ये मार सकें। उसके बाद है आपका प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स काम क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। अब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे यहां पे कट लग गया और ब्लड निकल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है ना, ऐसा तो होता नहीं है कि पूरा ब्लड बाहर निकल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसके ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस आता है येलो येलो, वही आपका क्या है? आपका प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड को रोकने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बोन्स के बारे में, तो बोन्स क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी over which various tissue and organs are wrapped and supported, bones inflexible and composed of calcium and phosphorus, ठीक है। याद रखिएगा हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट देने का काम कौन करता है? वो आपके बोन्स से होते हैं। अगर सोचिए हमारी बॉडी से बोन्स को निकाल लिया जाए ना तो हम लोग का जो बॉडी है ना वो एकदम केचुए जैसा हो जाए। केचुआ देखा आपने अर्थवॉर्म्स? तो केचुए जैसा हो जाएगा, फिर ऐसे 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 हम लोग चलेंगे, ठीक है। और अगर बोन्स है हमारी बॉडी में तभी हम लोग सीधे खड़े होके, स्ट्रेट खड़े होके ही चल सकते हैं। हमारी बॉडी को क्या करता है? ये स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, मजबूती प्रदान करता है। और इस जो बोन्स में है ना इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। और ये कैसा होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। देखिए ये बोन्स का डायग्राम आप देख लीजिए एक बार। इसी बोन्स के अंदर कैसा कैसा देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी बोन्स के अंदर आपका कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अब लिगामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कुछ कि लिगामेंट्स होकर आखिर में होता क्या है। बोन्स आर बोन्स कनेक्टेड थ्रू लिगामेंट्स, यानी कि एक बोन जो है दूसरे बोन से कैसे कनेक्ट रहता है? ठीक है, लिगामेंट की हेल्प से कनेक्ट रहता है, ठीक है। यानी कि दो बोन्स के बीच में लिगामेंट पाया जाता है तभी वो क्या करेगा? बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ओके, और दे आर फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। इसमें से आप जल्दी से मुझे देखिए लिगामेंट कहां पे है? देखिए आप, देखा आपने? तो लिगामेंट कहां पे है? बोन टू बोन कनेक्शन दिख रहा है आपको? उनके बीच में क्या पाया जा रहा है? ये देखिए ये लिगामेंट है, ठीक है। अब टेंडेंस की बात करते हैं कि आखिर में टेंडेंस होते क्या हैं। बोन्स एंड मसल्स आर कनेक्ट थ्रू टेंडेंस, ठीक है। बोन्स और मसल्स, ये देखिए ये मेरे बोन्स हैं और ये मेरा मसल्स है, ठीक है। तो ये बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? टेंडेंस कर रहा है। कौन कर रहा है? बोन्स से मसल्स को कनेक्ट करने का काम टेंडेंस का है। द टेंडेंस आर टिश्यू दैट आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, बट आर सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है। ये हमारी कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू में से क्या है? एक है, ठीक है। टेंडेंस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है ये, लेकिन फिर भी क्या है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का।
अब एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, टेंडेंस और लिगामेंट्स में डिफरेंस। ठीक है, टेंडेंस और लिगामेंट्स में डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है। आपका 2 नंबर 3 नंबर में जैसा आपके आपके क्लास टीचर आपके टीचर चाहें वैसा पूछ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या होता है टेंडेंस और लिगामेंट्स में डिफरेंस। सबसे पहला, कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल्स टू बोन। ठीक है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करेगा, मसल से बोन को कनेक्ट करेगा। और लिगामेंट्स में कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच बोन टू बोन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लिगामेंट्स बोन से बोन को कनेक्ट करेगा और टेंडन जो है वो मसल से बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेंडन्स में दे आर नॉट इलास्टिक एंड टफ, ये इलास्टिक और टफ नहीं होते हैं। और लिगामेंट्स में दे आर इलास्टिक एंड स्ट्रांग, ये इलास्टिक होते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, और टेंडेंस जो होते हैं वो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर टेंडेंस नहीं है तो हम लोग बोन्स, ठीक है, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। बट लिगामेंट जो होते हैं दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी और होल्डिंग ऑफ बोन्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब कार्टिलेज की बात करते हैं। आखिर में कार्टिलेज, आपने कार्टिलेज नाम भी बहुत सुना होगा। ठीक है, अपनी बॉडी में कार्टिलेज बोन्स पाया जाता है, कार्टिलेज बोन्स पाया जाता है। और ये बोन्स कहां पाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं आखिर में ये कार्टिलेज होता क्या है। ओके, तो कार्टिलेज क्या होता है, स्मूथनेस बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, आउटर ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स एंड सरफेस ऑफ द बोन। ठीक है, ये स्मूथनेस बोन होता है और क्या करेगा, सरफेस एट जॉइंट, जॉइंट्स पे, जॉइंट्स या जॉइंट्स के आसपास पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाएगा, आपके नोज पे पाया जाएगा, आउटर ईयर, ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है ना, ये आपका कार्टिलेज का ही बना होता है ये हिस्सा। उसके बाद ट्रैकिया में पाया जाएगा और लैरिंग्स में पाया जाएगा। फिर सरफेस ऑफ बोन की जो सरफेस है ना, ऊपर का हिस्सा जो है वहां भी पाया जाता है। अब एक और देखिए यहां पे डिफरेंस आ गया बोन एंड कार्टिलेज में, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा और इसको भी आप समझ लीजिए। पहले बोन होता है वो हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कार्टिलेज होता है वो नॉट फ्लेक्सिबल एंड वेरी हार्ड, फ्लेक्सिबल तो नहीं होता है बट बहुत ज्यादा हार्ड होता है कार्टिलेज। उसके बाद क्या है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं बोन्स में और कार्टिलेज में पोर्स एब्सेंट होते हैं। उसके बाद बोन्स में कहता है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। बोन में क्या होता है, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट, जो मैट्रिक्स है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का और मिनरल सॉल्ट का बना होता है। और कार्टिलेज में क्या होता है, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि जो इसके मैट्रिक्स है ना वो किसके बने होते हैं, वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एरियोलर, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एरियोलर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टंग ट्विस्टिंग वर्ड है तो याद रखिएगा, एरियोलर क्या है, एरियोलर। ठीक है, एरियोलर नहीं बोले पढ़िएगा, क्या मत पढ़िएगा, एरियोलर। ठीक है, इसका सही अगर प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, एरियोलर। ओके, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, कहां पाया जाएगा, स्किन और मसल्स में पाया जाएगा, बीच में पाया जाएगा। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड इन द बोन मैरो, कहां पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स के आसपास, नर्व्स और बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में भी आपका पाया जाता है। इट फिल्स द स्पेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, हैंस कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू, इसको हम लोग पैकेजिंग ऑफ टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, और इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी, ये क्या करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है, किसकी रिपेयरिंग में, जब टिश्यू की इंजरी हो जाती है तब। इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस एंड, ठीक है, बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन जैसे बैक्टीरिया, जर्म्स या फिर वायरसेस आ जाते हैं ना, तो वो इससे भी हेल्प करता है। जैसे मान ली वो आपके स्किन से अंदर चले गए हैं, लेकिन स्किन से अंदर जाने के बाद आपको एरियोलर सैक पाए जाएंगे और वो एरियोलर जो सैक होंगे ना वो क्या करेंगे, उसको मार देंगे। उसके बाद है एडिपोज, एडिपोज के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड राउंडेड एडिपोज सेल्स। ठीक है, ओवल शेप में होते हैं और राउंड शेप में होते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, और इसे क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स। ठीक है, जहां पे एडिपोज टिश्यू पाए जाएंगे ना उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिपोसाइट्स कहते हैं। और फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, किससे फिल्ड होते हैं, फैट ग्लोब्यूल से, यानी फैट से
कवर होते हैं या ग्लोब्यूल से कवर होते हैं। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एंड कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, ठीक। द एडिपोज टिश्यू इज अबेंडेंट बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये कहां पाए जाएंगे? आपके स्किन के जस्ट नीचे और आपके ऑर्गन के आसपास पाए जाएंगे। और ऑर्गन के आसपास मतलब किडनी के आसपास बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये देखिए आप, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, और जो भी इसमें येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, वही आपका क्या है? वही आपका एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। यही जो है ना, ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं, यानी कि हमारे स्किन के अंदर क्या होगा? फैट का डिपोजिशन होता है ना, फैट बहुत ज्यादा होते हैं, वही आपका फैट ग्लोब्यूल्स कहलाते हैं और वो एडिपोज टिश्यू होते हैं। ओके, ये आपका देखिए, ये थाई के आसपास बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगा, ठीक है, बैक साइड में मिल जाएगा, और पेट पे आपके मिल जाएंगे फैट। हम बोलते हैं पेट निकला हुआ किसी का, तो पेट क्यों निकला होता है? क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर में ये मस्कुलर टिश्यू होता क्या है? देखिए, मूवमेंट्स आर, ठीक है, अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। हम लोग अपने मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने जो स्केलेटल मसल, सॉरी, हम लोग स्केलेटल है ना, स्केलेटल सिस्टम जो है उसको हम लोग मूव कर सकते हैं, मूवमेंट दे सकते हैं। दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक कॉल्ड मसल्स फाइबर, ठीक है। ये क्या होते हैं? लॉन्ग फाइबर होते हैं। आप यहाँ की मसल देखिए, यहाँ की मसल इतनी बड़ी है, यानी कि लॉन्ग है, ठीक है, और स्पिंडल शेप में होता है, ठीक। कैसे शेप में होगा? स्पिंडल ऐसे शेप में होता है, जिसे हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करेगा? ये देखिए, यहाँ पे रिलैक्स हुआ है, अब देखिए मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हो गया ना, फिर रिलैक्स कर दिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जो हमारे जो मस्कुलर टिश्यू है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? एक आपका एक्टिन होता है और एक आपका मायोसिन होता है। अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन होते हैं, तो आप बताइएगा एक्टिन और मायोसिन। ओके, टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, तो आपका वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल और कार्डियक मसल, 3 टाइप के होते हैं। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और आपका कार्डियक मसल, ठीक है। तो मसल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये तीनों होते क्या हैं। सबसे पहले वॉलंटरी मसल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो वी कैन मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल, ठीक है। हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से उस मसल्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने मूव किया और कुछ भी ले लिया, ठीक है, मेरा मन है, मूव किया, ले लिया, भैया अपने इच्छा से हम कर रहे हैं, मेरा मन है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ओके, तो अपनी इच्छा के अनुसार उस मसल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बॉडी दिखाना है किसी को, तो भैया मेरा मन है तो मैं दिखा रहा हूं, नहीं दिखाना है तो चुपचाप जेब में हाथ डाल के ऐसे बैठा रहूंगा, क्या ही दिक्कत है। उसके बाद है आपका दीज आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल और स्ट्रेड मसल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? या तो स्केलेटल मसल्स कहेंगे और स्ट्रेड मसल्स कहेंगे। और किस शेप के होते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच एंड मल्टीन्यूक्लियड होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच होते हैं और मल्टीन्यूक्लियड होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये देखिए, यहां पे इसकी एक डार्क पट्टी पाई गई है, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, ये देखिए लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, इसलिए इसे स्ट्रेट मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब इनवॉलंटरी मसल्स की बात करते हैं कि आखिर में इनवॉलंटरी मसल्स होता क्या है। तो ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल, इसे हम लोग स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हैं। दीज डू नॉट मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल, ये हम अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं मूव कर सकते हैं, याद रखिएगा। इनवॉलंटरी मसल्स को हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार इस मसल्स को मूव नहीं करा सकते हैं हम लोग। ओके, सच मसल्स आर फाउंड इन इरीज, ब्रोंकाई एंड यूट्रस ऑफ ह्यूमन। कहां कहां पाया जाएगा? आपका ब्रोंकाई और यूट्रस ऑफ ह्यूमन में पाया जाएगा। और शेप की बात करें तो ये स्पिंडल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लियड, यानी कि केवल एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेड एंड स्मूथ मसल, ये एक ही सेम कलर के होते हैं इसलिए अनस्ट्रेड कहा जाएगा और ये स्मूथ मसल्स भी कहे जाते हैं।
कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मतलब हार्ट के प्रॉब्लम, ठीक है, हम बोलते हैं ना कार्डियोलॉजी में जाइए तो याद है कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए यूज किया था, ठीक है। हमारा हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड का यूज किया जाता है। तो कार्डियक मसल्स कहां होगा? दे परफॉर्म कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन इन रिदम, ठीक है। और शेप इसका देखा जाए तो शेप जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच होगा और यूनि न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है। आप देख लीजिए यहां पे सेल का जो हार्ट का जो एक सेल है ना, वो देखिए कैसा टिश्यू है, वो आपका ब्रांच है ना, सब ग्रुप में है और यूनि न्यूक्लिएटेड है और सिलेंड्रिकल है। और ये हार्ट का क्या किसमें हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। अब हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक पे याद रखिएगा क्लास 10th में पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक नर्वस टिश्यू। तो नर्वस न्यूरॉन्स आर द प्राइमरी कनेक्टर्स दैट हेल्प ऑफ एनिमल रिएक्ट टू स्टिमुली, ठीक है, याद रखिएगा। स्टिमुली जो होता है ना वो बाहर की कोई भी आपदा, ठीक है, बाहर का कोई भी चीज, इससे क्या होता है ना, इससे हमें अवगत कराता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे यहां पे एक पिन चुभा दूं, ठीक है, तो मेरे ब्रेन को मालूम चल जाएगा कि पेन चुभा हुआ, हम लोग तुरंत हाथ डालेंगे, ठीक है। तो वो पिन क्या था? स्टिमुली था। अगर मेरे हाथ को बर्फ में डाल दिया जाए तो हम लोग को फील होगा, हमारे ब्रेन को फील होता है कि हमें कुछ ठंडा ठंडा लगाया जा रहा है, ठीक है, तो वो मालूम चल जाता है। और उसके बाद क्या है? हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल स्टिमुली थ्रू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हमारी बॉडी में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होता है इन न्यूरॉन्स में, जिसकी वजह से हम लोग बाहरी जो एक्सटर्नल स्टिमुली है ना उससे हम लोग अवेयर रहते हैं। उसके बाद क्या है? इंस्टेड ऑफ द न्यूरॉन्स देमसेल्फ ट्रेवलिंग दे ट्रांसफर द सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर विच हेल्प ट्रांसफर सिग्नल्स अ कंसिडरेबल फास्ट पेस, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल्स जाता है, ठीक है। ये देखिए एक पीछे बंदा बना हुआ है, उसकी आंखें दिख रही है ना, तो वो बंदा देखिए पूरी बॉडी में क्या है आपका? पूरी बॉडी में आपके सिग्नल से भेजा जा रहा है, ठीक। न्यूरॉन्स हैं पूरी बॉडी में, क्या है आपका? नर्वस सिस्टम है ये पूरा, ठीक है। इसी की वजह से जैसे मान लीजिए इस बंदे के पैर में, ठीक, इस बंदे के पैर में मैं यहां पे एक कांटा चुभा रहा हूं, ठीक है। कांटा चुभाने के बाद वो क्या करेगा? तुरंत अपना पैर करेगा ऊपर कर लेगा, और ऊपर करने के बाद उसके ब्रेन को पता है कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, कील चुभ गया है, ठीक है। वो कैसे मालूम चला? यहां से सिग्नल जाएगा, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड कहां ट्रांसफर कर देगा? उसको ब्रेन में कर देगा। और ये सब होने में केवल और केवल कुछ मिली सेकेंड का काम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही नैनो सेकेंड लगते हैं इसमें। अब देखिए यहां पे आपका ये न्यूरॉन्स दिया हुआ ना, ये आपकी बॉडी का न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन्स में ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो डेंड्राइट्स है, ठीक। और ये जो दिख रहा है ना, ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी, इसे हम लोग सोमा भी कहते हैं। उसके बाद आपका ये न्यूक्लियस भी है, उसके बाद नर्व एंडिंग भी है, ठीक है। और ये देखिए ये बीचों बीच में क्या पाया जा रहा है? ठीक है, एक्सॉन है, एक्सॉन में ही पाया जाएगा आपका माइलिन शीथ पाया जाएगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि डेंड्राइट्स क्या होता है। डेंड्राइट्स जो होता है वो आपका ब्रांच स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन प्रीवियस न्यूरॉन्स एंड पासेज ऑन द सेल बॉडी। तो ये क्या करेगा? डेंड्राइट्स एक न्यूरॉन से सिग्नल पास करेगा और सेल बॉडी को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, याद रखिएगा। सेल बॉडी को ट्रांसफर कर दिया और सेल बॉडी को हम लोग सोमा कहते हैं। इट्स कंटेन्स, ठीक है, द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ठीक है। और सेल बॉडी से वो सिग्नल एक्सॉन में आएगा, और एक्सॉन क्या होगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? सबसे पहले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है that carries information from the one cell body the nerve ending। एक सेल बॉडी से एक्सॉन जो है वो एक सेल बॉडी से क्या करेगा? नर्व एंडिंग तक वो सिग्नल ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब नर्व एंडिंग की बात करते हैं। नर्व एंडिंग
द एंड ऑफ द एक्सॉन वेयर द नर्व टर्मिनेट। ठीक है, एक्सॉन का जो सबसे एंड पार्ट होता है जहां पे क्या होता है, नर्व टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, सिग्नल वहीं पे आके फिर खत्म हो जाते हैं। बस ये देखिए, ये आपका चैप्टर हो चुका है फिनिश। तो आप लोग इस चैप्टर को रिवीजन करिएगा अच्छे से और पढ़िएगा, नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा आप लोग को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैंने इसमें थ्योरी लिखी हुई है ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और बहुत ही दमदार थ्योरी है ये, और 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का, 3 नंबर का और लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन जितने भी आपको आएंगे, ठीक है, वो इसी में से आ जाएंगे। अभी मैं इस चैप्टर क्या, मैं पूरा पढ़ाने के बाद आप लोग को क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आप लोग की हाफ ईयरली की तैयारी तो नहीं, बट मैं आप लोगों के फाइनल की तैयारी बहुत दमदार कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, असर्शन रीजन और एमसीक्यूज जरूर करवाऊंगा, जिससे आप लोग को इन फ्यूचर बहुत ज्यादा हेल्प हो। ओके, और आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं है कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं, कैसा नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आप लोग को अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप प्लीज कमेंट करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट हों और हिम्मत के साथ और जोश के साथ आप लोग को और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें, अच्छा कंटेंट दे आपको, ताकि आप लोग को आप अभी से 9, 10, 11, 12 से ही आप लोग अपना नीट की प्रिपरेशन, आईआईटी की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, और रही बात एग्जाम में हम लोग की दुआएं भी आप लोग के साथ है, हम लोग की मेहनत भी आपके साथ है। बस आप लोग को अपना मेहनत थोड़ा करना है, तो आप लोग भी अपनी मेहनत करिए और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं क्लास 10th का कोई भी एक चैप्टर लेके आऊंगा आप लोग के लिए। हो सकता है कि हाउ डू रिप्रोडक्शन, वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये लेके आऊं, या फिर कोई भी चैप्टर लेके आ सकता हूं। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली जो मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन है ना, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी जरूरतमंद को मेरी वीडियो मिल जाए और उसका थोड़ा भला हो जाए, और इसमें थोड़ा मेरा फायदा भी हो जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।